आजकल एक डिबेट चल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर रुपया 100 के पार जा रहा है तो जाने दो, इसमें इतनी चिंता की क्या बात है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि रुपया इतना गिर गया है कि देश में इस वक्त इससे बड़ा कोई आर्थिक संकट है ही नहीं। लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी परेशान है। परेशान क्यों है? क्योंकि उसे बस इतना पता है कि डॉलर महंगा होता है तो जीवन जीना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पेट्रोल महंगा हो जाता है, गैस महंगी हो जाती है, रोज़मर्रा की चीज़ें महंगी हो जाती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारी $1 के अलावा एक और एक्सचेंज रेट है, और वो इस वक्त 101.9 है, मतलब मार्च 2026 के फिगर्स के हिसाब से ऑलरेडी 100 के पार। तो फिर हम सिर्फ ₹96 वाली पर ही क्यों फोकस कर रहे हैं? इसमें पेच क्या है और क्या है सरकार का फोकस? आरबीआई रुपया बचाएगा या महंगाई? आज इसी पर बात करेंगे। हाय, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। Brought to you by Saluja Gold and Candid. भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। $1 ₹96 के आसपास घूम रहा है और चल रही है बहस कि इसको और गिरने दिया जाए या नहीं। लेकिन इस पूरी बहस के पीछे सिर्फ डॉलर नहीं है, इसके पीछे है भारत की पूरी इकोनॉमी। पिछले कुछ महीनों में रुपया लगातार प्रेशर में रहा है। वजह है ग्लोबल ऑयल शॉक। वेस्ट एशिया में तनाव बढ़ने से दुनिया भर में तेल की सप्लाई को लेकर डर बढ़ा हुआ है। खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे रास्तों पर खतरे की वजह से तेल महंगा बना हुआ है। अब पहले आमतौर पर यही माना जाता था कि जो गिरता हुआ रुपए है उसका मतलब है कमजोर अर्थव्यवस्था। लेकिन अब इस सोच में बदलाव भी आ रहा है। एक तरीके से दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर और IMF की पूर्व डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ ने हाल ही में कहा कि पॉलिसी मेकर्स को सिर्फ एक्सचेंज रेट के एक साइकोलॉजिकल नंबर पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा कि असल सवाल एक्सचेंज रेट का नंबर नहीं है, असली सवाल ये है जॉब्स, महंगाई और आउटपुट। यानी अगर रुपया थोड़ा गिर भी जाए लेकिन नौकरियां बची रहे, ग्रोथ बनी रहे, तो रुपया 100 के पार जाएगा, इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यही बात भारत सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग के पूर्व वाइस चेयरमैन अरविंद पनगड़िया भी कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि 100 तो सिर्फ एक नंबर है, जैसे 99 और 101। उनका तर्क है कि अगर तेल का संकट लंबे समय तक चलना है तो सिर्फ एक सिंबॉलिक लेवल बचाने के लिए अरबों डॉलर फूंक देना समझदारी की बात नहीं है। क्योंकि अगर आरबीआई हर हाल में रुपए बचाने की कोशिश करेगा तो उसे लगातार डॉलर बेचने होंगे। और वो डॉलर आते कहाँ से हैं? वो आते हैं भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से, यानी देश का इमरजेंसी डॉलर वॉलेट। फॉरेक्स रिजर्व्स किसी देश के लिए उसी तरह होते हैं जैसे घर में इमरजेंसी सेविंग्स। जब बाहर से तेल खरीदना हो, जब मार्केट में पैनिक हो, तब यही रिजर्व देश को स्टेबिलिटी देते हैं। लेकिन अगर आरबीआई लगातार सिर्फ एक नंबर को बचाने के लिए, जो कि इस वक्त जो नंबर चल रहा है वो है 100, वो रिजर्व खर्च करता रहे, तो सवाल उठता है कि ये कब तक चलेगा। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। कई इकोनॉमिस्ट अब ये कह रहे हैं कि दुनिया में उथल पुथल के दौरान करेंसी का गिरना हमेशा बुरी चीज़ नहीं होती। इकोनॉमिक टाइम्स के साथ बातचीत में जियोजेट इन्वेस्टमेंट्स के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट डॉक्टर VK विजय कुमार ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। उन्होंने कहा कि रुपए की गिरावट प्रॉब्लम भी है और सोल्यूशन भी। उनका मतलब ये था कि महंगा डॉलर इंपोर्ट को कम कर सकता है, लोग विदेशी सामान कम खरीदेंगे और एक्सपोर्ट्स को फायदा मिल सकता है क्योंकि भारतीय सामान दुनिया को सस्ता लगेगा। यानी गिरता हुआ रुपया सिर्फ नुकसान नहीं करता, कुछ सेक्टर्स को वो फायदा भी पहुंचाता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि रुपया फ्री फॉल में चला जाए, गिरता रहे। सीढ़ियों से धीरे धीरे उतरना और रोल होके गिर जाने में अंतर होता है, क्योंकि इंडिया इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट है। हमें वही सामान खरीदने के लिए ज़्यादा रुपए देने होंगे तो महंगाई हो जाएगी, बाहर से आई हुई महंगाई। इसे इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन भी कहते हैं। और इसी डिबेट के बीच एक और चीज़ सामने आई है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक आरबीआई सिर्फ रुपया बचाने के लिए इस बार ब्याज दर बढ़ाने के मूड में नहीं है। मार्केट में स्पेकुलेशन है कि बढ़ती महंगाई और गिरते रुपए की वजह से आरबीआई इस बार रेपो रेट बढ़ा सकता है। उससे लोन महंगे होते हैं, कर्ज लेना महंगा होता है और EMI भी। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक आरबीआई का मानना है कि महंगाई पर फोकस करना सबसे ज़रूरी है और वो जो भी डिसीजन लेंगे वो इसी को मद्देनजर रखते हुए लिया जाएगा। यानी आरबीआई के सामने क्लासिक डिलेमा है, वो महंगाई बचाएं या देश की ग्रोथ, रुपये बचाएं या इकोनॉमी की स्पीड। पॉलिसी मेकर्स को डर है कि अगर सिर्फ रुपए को बचाने के लिए बहुत तेज ब्याज दरें बढ़ा दी गई तो जो विकास की दर है, जो ग्रोथ रेट है, उसको चोट लग सकती है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक आरबीआई के पास और भी टूल्स हैं जिनके बारे में हमने खर्चा पानी के एक पुराने एपिसोड में बात की थी, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे NRI डॉलर डिपॉजिट स्कीम्स, डॉलर बेच देना, लिक्विडिटी मैनेज करना, टैक्सेस चेंज कर देना।
ये सब भी है। अब आते हैं उस 101.9 वाली एक्सचेंज रेट पर, जिसके बारे में शुरुआत में बात की थी। जो एक्सचेंज रेट हम रोज देखते हैं, जिसके बारे में इतनी चर्चा हो रही है, $1 बराबर 96 रुपये, वो पूरी कहानी नहीं बताती। भारत सिर्फ अमेरिका से ट्रेड नहीं करता, भारत चाइना, यूरोप, जापान, यूएई समेत बहुत सारे देशों से ट्रेड करता है। तो सिर्फ डॉलर देखकर कैसे पता लगेगा कि रुपया दुनिया के मुकाबले कितना मजबूत है? वहीं आते हैं दो कॉन्सेप्ट, नीर और रीर। नीर माने नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट और रीर मतलब रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। टेक्निकल वर्ड्स हो गए पर बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, एक एक करके समझते हैं। NEER ये क्या है? रुपया कितना सस्ता या महंगा हुआ। 40 देश हैं जैसे अमेरिका, चाइना, यूरोप, जापान और बहुत सारे, इनकी एक बास्केट, एक टोकरी बनाई जाती है इनकी करेंसी की, और आपकी जेब में है भारतीय रुपया। NEER ये बताता है कि इन 40 देशों की करेंसी के सामने रुपया आज कितना ताकतवर है। इसका महंगाई से कोई लेना देना नहीं है, किसी देश में क्या चल रहा है, बस सीधा कंपैरिजन। मतलब एक लाइन में बोले तो NEER ये बताता है कि रुपए की कागजी ताकत क्या है 40 करेंसीज के सामने। नीर की एक ही कमी है कि वो महंगाई को नजरअंदाज करता है। यहीं पर आती है दूसरी एक्सचेंज रेट, रीर, REER। इसे ऐसे समझिए कि मान लीजिए 2015 में एक किसान अपना गेहूं 1000 रुपए में बेचता था और उससे 10 बोरी खाद खरीद सकता था। अब 2025 में उसे उसी गेहूं के 1500 रुपए मिल रहे हैं। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन उन 1500 रुपए में अब सिर्फ 7 बोरी खाद आती है, क्योंकि खाद भी महंगी हो गई है। तो क्या किसान पहले से बेहतर है? नहीं, उसकी ऊपर से तो कमाई बढ़ गई है, लेकिन असली खरीदने की ताकत, जो क्षमता है, वो घट गई है। इसी खरीदने की ताकत को परचेजिंग पावर कहते हैं। यही REER करता है, वो पूछता है कि सिर्फ एक्सचेंज रेट ये नहीं देखेंगे रुपये डॉलर कितना है, येन के साथ युआन के साथ क्या है, बल्कि महंगाई को हटाकर देखेंगे कि रुपया असल में कितना ताकतवर है। अगर भारत में महंगाई ज्यादा बढ़ी और दूसरे देशों में कम, तो REER ये बताएगा कि रुपया असल में कमजोर हो रहा है, भले एक्सचेंज रेट ऊपर से ठीक दिख रही हो। अभी भारत का REER यानी रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट करीब 101.9 है। बेस ईयर 2015-16 को माना गया है, जिसकी वैल्यू मानते हैं 100। यानी उस साल रुपया अगर अपनी फेयर वैल्यू पर था, तो आज उसके मुकाबले उसकी क्या सिचुएशन है, यानी उस साल से रुपया थोड़ा महंगा हो गया है। इसका क्या असर पड़ता है? जैसे गुजरात का एक कपड़ा बनाने वाला है, वो एक्सपोर्ट करते हैं यूरोप में माल बेचते हैं। उसका कपड़ा यूरोप के खरीदार को थोड़ा महंगा लग रहा है, तो वो सोचेगा कि मैं बांग्लादेश से ले लेता हूँ, बांग्लादेश में सस्ता मिल रहा है, वियतनाम से ले लेता हूँ, यानी ऑर्डर कम आ सकते हैं और मुनाफा घट सकता है। इसी तरीके से इफेक्ट पड़ता है इन एक्सचेंज रेट का हमारे डेली कामकाज में और बिजनेसेस में। REER 100 से ऊपर है, मतलब रुपया महंगा है, भारतीय सामान विदेशों में महंगा पड़ रहा है, एक्सपोर्ट को नुकसान है। और अगर REER 100 से नीचे है, मतलब रुपया सस्ता है, भारतीय सामान विदेशों में सस्ता पड़ रहा है और एक्सपोर्ट को फायदा मिल रहा है। RBI के लिए REER एक डॉक्टर की रिपोर्ट की तरह है। 101 अभी सेफ जोन में माना जाता है, और शायद यही पूरी कहानी का पॉइंट है। असली सवाल ये नहीं है कि डॉलर 100 पहुंचा या नहीं, असली सवाल ये है कि भारत की इकोनॉमी कितनी स्टेबल है, डॉलर रुपए की खींचातानी में महंगाई कितनी बढ़ रही है, जॉब्स कितनी बन रही हैं, बच रही हैं या नहीं। क्योंकि आखिर में आप यहाँ हम एक्सचेंज रेट नहीं देखते हैं, हमें गाड़ी में पेट्रोल डलवाना होता है, घर के लिए राशन खरीदना होता है और EMI भरनी होती है, और वहीं जाकर तय होता है कि रुपया सच में मजबूत है या नहीं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में बताइए। आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द लर्निंग टॉप। शुक्रिया।